उसके नीड दो ही होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होती है इनकम। सारे रियल एसेट भी फाइनेंशियल एसेट बन जाएंगे। तो इंडिया में कंपटीशन बहुत स्मार्ट है जी। उन्होंने क्या किया, आउट बिहेव किया है। यूएस इज अ गुड लीड इंडिकेटर ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है। एब्सोल्यूट। तो हर्ज होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रशेष शाह। इन्हीं के साथ हम काम करते हैं। IIM अहमदाबाद 1989 के पास आउट हैं और आप लोगों को मालूम है ईडलवाइस के चेयरमैन हैं और हमारे बॉस भी हैं। लेकिन हमारा रिश्ता इनसे बहुत पुराना है, एज अ शेयर होल्डर अब साथ काम भी कर रहे हैं। और आज बहुत अच्छा मौका मिला है। मैंने इनको करीब 6 महीने से बोला हुआ है कि सर आपके साथ एक अच्छा पॉडकास्ट करना है। फाइनली आज मौका मिला है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके, जो इंडिया में एक्सपेंशन हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। और रशेष जी ने क्या है ना, इतने सारे बिजनेसेस बनाए हैं और इतने सारे लोगों को प्रोत्साहित करके लीडर्स बनाया है, जो ईडलवाइस से निकल के अपने अपने सब ने व्यापार बनाए हैं और बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये क्या है कि बाजार अच्छे से समझते हैं, बिजनेसेस अच्छे से समझते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करके बहुत आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू रशेष, धन्यवाद। अजय, वेरी हैप्पी टू बी हियर। और आज मैं इधर आपके साथ हूँ क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े मार्केट गुरु है। आपके जो और सब वीडियोस भी है हम सब देखते हैं, एडमायर करते हैं। तो आई एम ट्रूली ऑनर्ड कि मैं भी आया आपके वीडियो में इवेंचुअली। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आई एम रियली हैप्पी, धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे करूंगा कि ईडलवाइस के लिए, आप कई बार कहते हैं कि ईडलवाइस के 3 फेजेस थे। पहला फेज शायद 2010 तक आप समझते हैं, दूसरा फेज जो अभी चल रहा है, और आप कहते हैं कि तीसरा फेज अभी आने वाला है अगले 6 से 9 महीने में। आप ये तीनों फेजेस के बारे में बताइए कि जब आपने शुरुआत करी, फिर जब बीच में दिक्कतें आई और आज का जो ईडलवाइस है, क्या फ़र्क है? सो हमने जब ये एडलवाइस स्टार्ट की थी करीबन 28 साल हो गए हैं। ओरिजिनली तो कैपिटल नहीं थी, हम 2 लोग थे, लेकिन वो अच्छा माहौल था क्योंकि इंडिया जस्ट ग्रो हो रहा था। इंडियन कैपिटल मार्केट जस्ट ग्रो हो रहे थे। NSE से भी उसी टाइम पे फॉर्म हुई थी। तो हमें एक्चुअली अभी हाइंडसाइट में देख के समझता में आता है कि वो क्या हो रहा था। अभी हम सब कनेक्ट कर सकते हैं डॉट, लेकिन वो हाइंडसाइट में कर सकते हैं। उस टाइम पे तो ये उस टाइम पे लगता था अरे बहुत अपॉर्चुनिटी है, एक्साइटमेंट है, जैसे वॉल स्ट्रीट है, हमारे इधर भी कैपिटल मार्केट ग्रो होंगे, म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, FI आ रहा है, NSE है, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट हो गया है। ये सब देख के हमने स्टार्ट की थी एडलवाइस, लेकिन कैपिटल नहीं थी। लेकिन हमने हमारे एक एडलवाइस में कैपेबिलिटी है, वो आई होप आज भी है, लेकिन हम इसके ऊपर बहुत एम्फोसाइज करते हैं, इज टू लर्न फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जी। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से लर्न कर सकते हैं। सो हमने जब स्टार्ट किया, हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आती नहीं थी, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। लेकिन हमने यही सवाल पूछा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता क्या है। आप बेसिकली कहीं पे कैपिटल है, कहीं पे एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल एंटरप्रेन्योर को कनेक्ट करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, इंस्ट्रूमेंट बनाना है, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर को वैल्यू ऐड करनी है। और ये अगर आप समझ गए तो आप अब देन ऑटोमेटिकली पूछेंगे ओके क्लाइंट की नीड क्या है, मैं क्लाइंट की नीड समझता हूँ, इन्वेस्टर कहाँ पे है, मैं इन्वेस्टर ढूंढ के लेके आता हूँ, उनका हाउ टू फाइंड द ब्रिज बिटवीन द टू। तो अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से काम करते हैं तो ये सब कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट फेज था, ये बेसिकली हमारे काफ़ी अच्छे लोग थे, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, अच्छे लोग हायर हो गए हैं। वो कोई तो एडलवाइस इतनी छोटी कंपनी थी कि उन्होंने क्यों एडलवाइस जॉइन किया मुझे आज तक मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने किया, मैं उनका भी आभारी हूँ। लेकिन सो हमारे पास लोग थे, ये एक कल्चर था टू वर्क फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। इसमें ये लगता है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर हम इफ यू कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट प्रिंसिपल्स, हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमने ये किया अंटिल 2008, 9, 10 वो फेज तक, जब भी हमारा IPO हुआ। तो अभी भी हाइंडसाइट में देखिए, वो फर्स्ट फेज में ऐसा ही था, अपॉर्चुनिटी बहुत थे, लोग बहुत थे, कैपिटल नहीं थी। तो हमें हर समय ये लगता था एक बार कैपिटल मिल जाएंगे तो हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो 2008, 9, 10 तक वो हो गया, हमने IPO किया, कैपिटल आ गई। फिर एक बार आपके पास कैपिटल, इक्विटी कैपिटल आ जाती है तो आपकी एबिलिटी टू बोरो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमने बोरो किया। तो सेकंड फेज ऑफ एडलवाइस था, पीपल थे लेकिन अभी कैपिटल भी था। लेकिन अभी मैं देखता हूँ फेज 2 में
कैपिटल मिल गई, लेकिन कैपिटल को कैसे यूज करते हैं हमें आता नहीं था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। क्योंकि पीपल और वो हमारा कल्चर जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला था वो इसमें काम आया। कैपिटल में हमने सोचा कि अभी कैपिटल अवेलेबल है तो जो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, जो बिजनेस अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट है, वो करते हैं। लेकिन ये जो कैपिटल एलोकेशन के रूल्स है, ये सब है, वो थोड़े वीक थे। तो हमारा ग्रोथ बहुत हुआ जी। हम 1000 लोग से 10,000 आदमी लोग पहुंच गए, बहुत ग्रोथ किए, अच्छे अच्छे बिजनेस चालू किए, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस, एआरसी सब बिजनेस भी चालू किए, कैपिटल भी काफ़ी यूज़ किया जी। लेकिन ये फेज में हाफ वे थ्रू ये फिर हमें अंदाज हो गया कि हम कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये फेज का जो सेकंड पार्ट था, ये लास्ट 4-5 साल हमने ये कैपिटल थोड़ी रीएलोकेट करनी ट्राई की है, थोड़ा आर्किटेक्चर इम्प्रूव किया है कि कैपिटल फ्लोज वेरी स्मूथली, क्योंकि आपके पास कैपिटल भी है लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कैपिटल भी वो जैसे प्लम्बिंग का पाइपलाइन में पानी को घूम के आना पड़ता है, तो उसमें भी इनएफिशिएंसी आ जाती है। सो ये सब हमने काफ़ी प्रॉब्लम आयन आउट किए हैं, काफ़ी टाइम लगा। मुझे इनिशियली लगा था 1-2 साल में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो वो है कि हम अगर हम सोचते हैं तो वी फील कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ये करते करते 5 साल निकल गए हैं। सो 2018 से 2023-24 तक ये हमने कैपिटल एफिशिएंट स्ट्रक्चर, कैपिटल एफिशिएंट बिजनेसेस वो सब क्रिएट किए हैं। आई एम होपिंग कि मार्च 25 तक ये फेज खत्म हो जाएगा कि हमने पीपल यूज़ किए, पीपल विद कैपिटल यूज़ किए, बट पीपल विद कैपिटल विद सम एफिशिएंसी। अभी फेज 3 आएगा, वो कैपिटल होगा, पीपल होगा और कैपिटल के साथ एफिशिएंसी होगी। क्योंकि अगर कैपिटल और पीपल ये आपके 2 रिसोर्स है, अगर इसमें एफिशिएंसी नहीं है तो एक्चुअली ये आपके एसेट नहीं है, आपके प्रॉब्लम्स है जी। हाँ, हम सब बोलते हैं कि कैपिटल इज योर एसेट, पीपल आर योर एसेट, बट पीपल हु आर इनएफिशिएंट आर अ लायबिलिटी, कैपिटल व्हिच इज इनएफिशिएंट इज अ वेरी वेल सेड, बिल्कुल। सो अभी हमने ये सब आयन आउट किया है। अभी फेज 3 में ये करके अभी हमें बिजनेसेस को बनाने हैं। हमारे जो 8 बिजनेसेस है सब काफ़ी स्केल अप हो गए हैं, उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। तो अभी थोड़ा प्रोसेस, थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइजेशन विथ पीपल एंड कैपिटल, दोनों चीज़। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, पहले फेज में आप कह रहे हैं पीपल थे, कमाल के लोग थे, कमाल का कल्चर था और एफिशिएंसी थी, लेकिन पैसे की कमी थी। दूसरा फेज था पीपल थे, पैसा था, पीपल एफिशिएंट थे लेकिन पैसे की यूज एफिशिएंट आपने नहीं करी। इस फेज में आप कह रहे हैं कि लोग भी हैं, कैपिटल भी है और दोनों को आप ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेंगे। दैट इज द लर्निंग। और ये अगर आप देखें जो फेज 2 में है जी, जो बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम थी, वहाँ जहाँ पे पीपल लाइक एसेट मैनेजमेंट, हमारे लो एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, EAAA है और AMC है, वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, पीपल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। वो बिजनेस बहुत अच्छा किया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन NBFC और हाउसिंग फाइनेंस और वो सब जहाँ पे बहुत कैपिटल यूज हुआ है, वो कैपिटल का रिटर्न अभी भी हमें नहीं मिला है। इंश्योरेंस में हमने बहुत कैपिटल डाला है, ये सबका आएगा रिटर्न। लेकिन ये फेज 3 में ये कैपिटल एफिशिएंसी को प्रूव करनी है और ये जो बिजनेसेस है उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने हैं। तो फिर ये फेज 3 के बारे में बताइए कि आज का जो ईडलवाइस है, आप हैं और अलग अलग बिजनेस हैं, सबके एक CEOs हैं, ठीक है। मैं एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूँगा, बिकॉज कुछ जो व्यापार आपने बनाए हैं, स्पेशली EAAA जहाँ परफॉर्मिंग क्रेडिट है, रियल एसेट्स हैं, वो इंडिया में आपका बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, बहुत कम लोगों को उसके बारे में मालूम है। तो पहले उससे ही शुरू करते हैं, फिर हम बाकी ईडलवाइस पे आएंगे। ये जो EAAA का बिजनेस है, इसके बारे में बताइए, बिकॉज उसकी जो टीम है आपकी, वेंकट तो ऑब्वियसली आपके साथ को फाउंडर हैं, अमित हैं, सुबाहु है, दे आर जेन्युइनली क्या उम्दा लोग हैं, क्या बिजनेस समझते हैं, बहुत अच्छा व्यापार बनाया है। रियल एसेट के बारे में पहले बताइए, फिर हम परफॉर्मिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज यूनिक टू व्हाट यू आर डूइंग, क्या नया है, क्या अलग है। और वहां अगर मैं सच कह रहा हूं कि वहां पर आपने तो एक इमारत बना रखी है और बाकी लोगों की शायद अभी सिर्फ झोपड़ियां ही बनी है। नहीं, आई थिंक ये मार्केट अपॉर्चुनिटी बड़ी है। आई थिंक हमें भी बहुत काम करना है। हम थोड़े वी वर अहेड ऑफ द कर्व जी। वो मैंने एक चीज़ देखी है कि इंडिया में अगर आप बहुत स्मार्ट नहीं है, और हमें तो लगता है हम लोग बहुत स्मार्ट नहीं है, हम लोग एवरेज है,
लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अगर बी अहेड ऑफ द कर्व, सो हम तो जाते हैं, आई गो टू यूएस वेरी ऑफन, मैं जाके यूएस देखता हूँ, मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज यूएस इज अ गुड लीड इंडिकेटर ऑफ इंडिया में क्या होने वाला है। एब्सोल्युटली। सो ये ट्रिपल ए का जो बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव्स का हमारा बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव्स यूएस में 2005 के बाद रियली स्केल अप होना चालू हुआ। और ऑल्टरनेटिव्स में जो प्राइवेट क्रेडिट है, जो बोलते हैं प्राइवेट क्रेडिट एंड रियल एसेट, सो आज आप देखिए कि हर इन्वेस्टर, सो मे बी एसेट मैनेजमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो भी देखते हैं कि हर इन्वेस्टर जिसके पास कुछ कैपिटल है, पूंजी है जी। उसके नीड दो ही होते हैं, एक होता है ग्रोथ और एक होती है इनकम। बिल्कुल बिल्कुल। आइदर आपको ग्रोथ चाहिए या इनकम चाहिए। ठीक है। इक्विटी मार्केट आपको ग्रोथ देती देती है, क्रेडिट मार्केट आपको इनकम देता है। सो इंडिया में काफ़ी प्राइवेट इक्विटी फंड आ गए थे। सो ये जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बेसिकली एसेंशियली प्राइवेट मार्केट्स में होते हैं, क्योंकि आप थोड़े इन प्राइवेट मार्केट इलिक्विडिटी हो जाती है लेकिन आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। सो जैसे पब्लिक मार्केट बहुत ग्रो हो गए हैं, लेकिन पब्लिक मार्केट कंपटीशन बहुत आ गया है, एक्स्ट्रा रिटर्न बनाना हार्ड है, तो पब्लिक मार्केट में आपके पास लिक्विडिटी है लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न कम है। बिल्कुल। प्राइवेट मार्केट में आपके पास लिक्विडिटी कम है, आपके एसेट्स इलिक्विड है लेकिन रिटर्न ज़्यादा बन सकता है। सो हर इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल है, इंडिविजुअल है, जिसके पास कुछ कैपिटल है, वो कहता है कि मैं कुछ 80% लिक्विड में डालता हूँ और 20% मैं इलिक्विड में डालता हूँ। ठीक है। इधर में आई एम गेटिंग 11-12% रिटर्न, हियर आई एम गेटिंग 15-18% रिटर्न। तो मेरा 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इलिक्विड, बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट नीड लिक्विडिटी ऑन ऑल। अगर आपकी जो सेविंग है, एवरीथिंग डजंट हैव टू बी एक्सेसिबल ओवरनाइट आपके लिए। तो एक तो ये आपका पब्लिक प्राइवेट हो गया, और ये जो प्राइवेट मार्केट में है, प्राइवेट इक्विटी जो ग्रोथ के लिए थी वो काफ़ी प्रॉस्पर हुई है। और इंडिया में तो ग्रोथ तो हर कोई समझता है क्योंकि इंडिया तो ग्रोथ का ही मार्केट है, लेकिन इंडिया में यील्ड और इनकम की भी एक नीड है। बिल्कुल है। काफ़ी लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो हमें ग्रोथ के लिए नहीं करेंगे, हमें यील्ड और इनकम भी चाहिए। तो ये यील्ड और इनकम में प्राइवेट इक्विटी, रियल एसेट्स, ये एसेट्स है। तो ऑल्टरनेटिव्स का हमने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन हम जब यूएस जाते थे 11-12 में, हम देखते थे कि ये बिजनेस काफ़ी इवन विद इन ऑल्टरनेटिव्स कि प्राइवेट इक्विटी का बिजनेस तो 1980s से चालू है यूएस में, जब ब्लैकस्टोन और केकेआर और ये सब फॉर्म हुए थे। लेकिन ये जो यील्ड और इनकम है, प्राइवेट क्रेडिट, रियल एसेट जो बोलते हैं, वो 2008 के बाद स्टार्ट हुआ। अच्छा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उसका रियल स्केल अप उस टाइम पे हुआ। तो ये जब भी हमने देखा तो हमने ये देखा कि इंडिया में प्राइवेट इक्विटी में बहुत कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन प्राइवेट क्रेडिट और रियल एसेट में कॉम्पिटिशन कम थी क्योंकि ये एक छोटा मार्केट था। तो हमने ये कहा कि छोटा मार्केट है लेकिन कंपटीशन कम है, तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आज तो हमने वो इन्वेस्ट करके जो स्टार्ट किया था बिजनेस 15 साल पहले, वो हैज़ ग्रोन वेरी वेल, स्केल्ड अप वेरी वेल। और अल्टीमेटली हर बिजनेस में तो 2-3 चीज़ ही होती है, अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, आदमी अच्छे होने चाहिए, और फिर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। ये सब करने के लिए 8-10 साल निकल जाते हैं। तो ये ट्रिपल ए भी हमने स्टार्ट की, वो ब्रेक इवन 8-9 साल निकल गए। वाह। सो 8-9 साल। एंड इंडिया में एक्चुअली वो एक प्रॉब्लम है कि हर बिजनेस जो बड़ा हो सकता है उसकी एफर्ट टू पे ऑफ, कि आपका जो रिटर्न बनेगा उसका एफर्ट टू पे ऑफ वो इनवर्स होता है। अर्ली स्टेज में एफर्ट इतनी होती है, रिटर्न इतना मिलता है जी। 10 साल के बाद एफर्ट कम हो जाता है, रिटर्न बहुत बन जाता है, लेकिन वो 10 साल के लिए है। इन अ वे ये कुछ डिफरेंस नहीं है। जब भी हम व्हेन वी हैव किड्स, जब भी हमारे बच्चे पैदा होते हैं, ये एक्चुअली यही होता है। फर्स्ट 15-20 years is a lot of effort, Yes. but for the next 40 years those kids give you joy and relationship and even look after you if you need that. So actually business बनाना ये इसी के इन इंडिया में यही होता है। तो हर बिजनेस में फर्स्ट 8-10 years बहुत मेहनत है। आपको दिखता ही नहीं है पे ऑफ इसका। यू कीप ऑन फीलिंग कि हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इसका पे ऑफ आएगा, कभी आएगा, कहाँ आएगा, कब आएगा, लेकिन वो 10-15 साल के बाद समवेयर आ जाता है पे ऑफ। लेकिन आपको पेशेंस चाहिए, फेथ चाहिए इसके लिए।
तो आप कई बार कहते हैं, आई रिमेम्बर, आप मेरी नोटबुक में भी कई बार 2x2 बना के देते हैं मुझे। आपने एक बना के दिया था कि एफर्ट वर्सेस कैपिटल, उसके अगर 4 बॉक्सेस होंगे, मैं कौन से बिजनेस करूंगा नहीं करूंगा और कितना समय लगता है। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा, आप एक और हमेशा मैट्रिक्स यूज करते हैं, कैपेबिलिटी वर्सेस कंपटीशन, कि क्या मुझे करना आता है और किस सेक्टर में कंपटीशन कम है, जो ऑब्वियसली आपने रियल एसेट्स और इसकी बात करी। अब आपने मुझे इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया में कंपटीशन बहुत स्मार्ट है जी, तो इंडिया में ये कंपटीशन को आउटस्मार्ट करना बहुत हार्ड वर्क है। तो आप वहाँ जाइए जहाँ कंपटीशन ही कम है, तो आपको उनको आउटस्मार्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक कंपटीशन हो जाती है वो बहुत स्मार्ट कंपटीशन हो जाती है। और स्पेशली इस सेक्टर में आप पायनियर्स थे। आप अमेरिका गए, आपने देखा वहाँ क्या नई चीज़ हो रही है, इंडिया में जाके करता हूँ। इनफैक्ट 2 किताबें जो आपने मुझे बताई थी पिछले 1 साल में, आप लोगों को याद होगा, एक किताब मैंने आप लोगों को बताई थी, पीस ऑफ द एक्शन, कि पिछले 100 साल में अमेरिका में जो हुआ है वो इंडिया में होगा। वो राजेश जी ने मुझे पढ़ने बोली थी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है वो किताब, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही है अमेरिका में 40-50 साल पहले, 10 साल पहले हो चुकी हैं। दूसरी किताब जो आपने बताई थी वो है किताब, उसका नाम है आउटसाइडर्स बाय थॉर्नडाइक। मुझे बहुत ही एनरिचिंग लगी वो किताब। मैं चाहूँगा आप ही बताएं कि उस किताब से आपकी क्या लर्निंग्स हैं, आपने क्या सीखा, और स्पेशली मैनेजमेंट लेसन्स। आप उससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बताते हैं जब भी हम मिलते हैं। सो एज यू सेड, वो जो ओल्ड बुक थी, अ पीस ऑफ द एक्शन, वो वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी जी, कि अमेरिका में कैसे अपॉर्चुनिटी आई, विच कंपनीज कैपिटलाइज ऑन दैट। एंड मैंने देखा है जो यूएस में हो रहा है 15-20 साल में इंडिया में होता है। आपको फेथ होनी चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट जो रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज है, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, लाउड मीडिया है, एम्पलीफाई हो जाता है सब कुछ, वो एक्चुअली यूएस में भी ऐसा, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दिस। सो फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया और यूएस बहुत सिमिलर है। हम उनके छोटे भाई हैं। अच्छा, तो अगर आप जाओ उधर, सीखो, लोगों से मिलो, इंडिया आके आप कॉपी करो, लेकिन वो कॉपी करने के बाद ओवरनाइट नहीं मिलेगी सक्सेस, आप 8-10 साल लग जाएंगे। तो वो आपकी पीस ऑफ द एक्शन थी। लेकिन एज आई सेड, ये जो आउटसाइडर्स बुक है, इट इज कॉल्ड आउटसाइडर्स बिकॉज ये बहुत अनयूजुअल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। ये मैनेजमेंट स्टाइल है कि आप स्ट्रेटजी और पीपल अलाइन करके, वो दोनों होने के बाद आपका पूरा फोकस कैपिटल एफिशिएंसी पे डाल दीजिए, कैपिटल एलोकेशन पे डाल दीजिए। अगर अच्छे लोग और अच्छी स्ट्रेटजी एक बार वो हो गई टिक, क्योंकि वो तो एवरीडे तो आप नहीं बदल सकते, स्ट्रेटजी और कैपिटल चेंज नहीं कर दो, वो हो जाती है। फिर आप एक बैक सीट ले लीजिए और वो बैक सीट लेके आप कैपिटल एलोकेशन पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटी, लेकिन कैपिटल एलोकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसमें आपके शेयर होल्डर की रिटर्न नहीं बनेंगे। और ये जो आपको सुपर फोकस ऑन कैपिटल एलोकेशन करना है, और एक्चुअली लोग और स्ट्रेटजी पे हल्का फोकस करना है, क्योंकि आपने एक बार तो हायर कर दिया। अगर अच्छे लोग हायर किए हैं तो गेट आउट ऑफ द वे। इनफैक्ट अभी भी एडलवाइज में हमारे 8 बिजनेस है, उनके सबके एमडी है, सीईओ है। हाफ द टाइम मैं जो भी मीटिंग में होता हूँ, जब भी कुछ भी डिस्कस हो रहा है, मेरा इंटरनल डायलॉग एक ही होता है, और वो होता है कीप योर माउथ शट। वेरी नाइस। अगर आपने अच्छे लोग हायर किए हैं, उनको सवाल पूछिए, लेकिन उनको जवाब मत दीजिए। दे विल फाइंड द आंसर, इनफैक्ट उनके आंसर विल बी बेटर देन योर आंसर। सो ये जो बुक है आउटसाइडर्स, उसका यही अप्रोच है कि आप स्ट्रेटजी, कैपिटल और पीपल पे ध्यान दीजिए। एक बार पीपल और कैपिटल टिकमार्क हो गया, फिर सिर्फ कैपिटल एफिशिएंसी इज अ की ड्राइवर ऑफ द बिजनेस, की ड्राइवर ऑफ द शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन आपके लिए है। लेकिन ये बहुत अनयूजुअल स्टाइल है, क्योंकि इसमें यू हैव टू बी हैंड्स ऑफ, यू हैव टू लेट गो, कंट्रोल कम करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे लोग हायर किए हैं तो उनको कंट्रोल करके फायदा नहीं है। लेकिन कंट्रोल से आत्मा को शांति मिलती है। कंट्रोल से लगता है कि आई एम इन द ड्राइवर सीट, मैं आउटकम पे कंट्रोल कर सकता हूँ। होते हैं आफ्टर योर किड्स ग्रो अप ऑल्सो, वी ऑल एज पेरेंट्स स्टिल वांट टू कंट्रोल आवर किड्स, बट एक आ जाता है टाइम जब भी आपको लगता है कि अगर किड्स को अच्छे वैल्यू सिस्टम दे दी है, अच्छी पढ़ाई हो गई है, देन यू गेट आउट, यू आर स्टिल देयर, यू आर अवेलेबल टू देम, बट यू आर नॉट इन कंट्रोल।
So this, and I found that human beings, especially जो entrepreneurs होते हैं, successful CEOs होते हैं, कंट्रोल उनके लिए बहुत माहिन होता है. बहुत ज़्यादा. कंट्रोल छोड़ना बहुत हार्ड है. लेकिन ये जो बुक है आउटसाइडर्स में, इसमें ये दिखाया है कि कंपनियों ने इतनी वैल्यू क्रिएट की है, एब्सोल्युटली अनयूजुअल स्टाइल से वैल्यू क्रिएट की है बाय गिविंग अप कंट्रोल, नॉट बाय इंक्रीजिंग कंट्रोल. तो आई एक्चुअली लाइक दिस बुक अ लॉट, क्योंकि इसमें एक अनयूजुअल स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है. एंड इसी के लिए ये बुक इज कॉल्ड आउटसाइडर्स, बिकॉज दिस इज एन आउटसाइडर वे ऑफ डूइंग थिंग्स. तो ये जो आपने आउटसाइडर्स की बात करी, और फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप एज अ लीडर अब आप क्या कर रहे हैं कि आपके अलग अलग बिजनेसेस हैं, सीईओज हैं, स्ट्रैटेजी डिसाइड हो गई है, ऐसे एग्जीक्यूट करना है. अब आप कैपिटल एफिशिएंसी और कैपिटल एलोकेशन पे काम करते हैं. और आप ये भी कह रहे हैं कि यू आर टेकिंग, आप अपना कंट्रोल कम कर रहे हैं. मुझे याद है एक मीटिंग में हम सब बैठे थे, आपने कहा था कि 2 तरह की दृष्टियां होती हैं. एक होता है गरुड़ दृष्टि, जो 30,000 फुट से गरुड़ देखता है, और एक होता है सर्प दृष्टि, जो सांप रेंगते हुए मतलब 100 फुट से देखता है. आई एम श्योर कि जब आपने बिजनेस शुरू किया था 80% आप सर्प दृष्टि पे होंगे और 20% ऊपर होंगे. और ओवर टाइम ये रेशियो क्या चेंज हुआ है, पहला, और उसमें कभी भी आपको एक अंतर्द्वंद होता है कि यार कंट्रोल कम हो रहा है, सर्प दृष्टि ज्यादा हो, गरुड़, ये आप बैलेंस कैसे करते हैं और ये रेशियो कैसे चेंज हुआ है, ये बताइए. सर ये जो आपने कहा कि कभी ये होता है फील के कंट्रोल बहुत कम हो गया है, आई विश मेरे पास बहुत कंट्रोल था, ये तो हर रोज होता है. How do you deal with it? क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. हम तो पीछे बैठ के हमारे ड्राइवर को भी बोलते हैं कि गाड़ी ऐसे चलाओ. क्या बात. तो वो तो ह्यूमन बीइंग्स की हैबिट है. लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन लेके, प्लस आपने कमिट किया है कि आप लोगों को, सो हम हमारे जो एडवाइस में बिजनेसेस के सीईओ एमडी है, हम उनको अश्योर करते हैं एम्पावरमेंट होगा, ग्रोथ होगा, इंडिपेंडेंस होगा, बट इंडिपेंडेंस विद इन बाउंड्रीज. जी. तो वो जो गार्ड रेल्स होते हैं वो हम उस पे फोकस करते हैं. लेकिन तुम गाड़ी कैसे चलाओगे, हाउ विल यू ड्राइव, व्हाट स्पीड यू विल ड्राइव, वो सब कंट्रोल करके फायदा नहीं है. हमने डिसाइड किया आप चर्चगेट से जाएंगे, अंधेरी जाएंगे, ब्रॉडली इतना टाइम लगेगा, इतना फ्यूल यूज होगा, लेकिन आप अगर अच्छे ड्राइवर हो तो आप चला देंगे. ठीक. फिर हमें ये नहीं कहना है कि आप कार्माइकल रोड से लीजिए कि पेट्रोल रोड से गाड़ी निकालिए और उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रही है, वो फिर छोड़ देना चाहिए. ओके. तो दैट इज अप्रोच वी फॉलो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड इसका आपको फीडबैक मैकेनिज्म भी चाहिए. जी. तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा हुआ है. हमारे जो बिजनेसेस को हमने ये किया है, ये इंडिपेंडेंस दे के हमें एक्चुअली धोखा नहीं हुआ है. वी आर फॉर्चुनेट ऑल्सो. कभी धोखा हो भी सकता है, देन आपका एंटायर फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे अरे नहीं उनको फ्रीडम देगा तो उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा. लेकिन हमारे साथ फॉर्चुनेटली एक्सपीरियंसेस ऐसे हुआ है कि ये फ्रीडम दे के, ओनरशिप है, फोकस है, एम्पावरमेंट है, इसका बहुत पॉजिटिव रिटर्न मिला है. बिजनेसेस आर ग्रोइंग फास्टर इन बेटर वे देन दे वर अंडर माई कंट्रोल. तो ये भी कुछ ह्यूमिलिटी होती है कि आप रियलाइज करते हैं कि मे बी कोई और मेरे से अच्छी गाड़ी चला सकता है. बट दिस इज अमेजिंग टू इवन एक टू हैव द ह्यूमिलिटी, जो आपने कहा कि नहीं कोई मेरे से बेहतर कर सकता है और उसको मैं इंडिपेंडेंस दे रहा हूँ. ये ऑनेस्टली, अब तो मैं आपसे काफ़ी सालों से आपसे रिश्ता है, दिस इज वेरी यूनिक अबाउट यू, टू बी ऑनेस्ट. बहुत सारे सीईओज ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं. और होता है उनके लिए वो स्टाइल भी अच्छी है. काफ़ी हर किसी के लिए अपनी स्टाइल होती है, अपनी इफेक्टिवनेस होती है. अगर जो आदमी को कंट्रोल से आउटकम पे कंट्रोल मिलता है, बाय अटेंशन टू डिटेल, उसमें माइक्रो मैनेजमेंट, वो अगर उससे आपका रिजल्ट बनता है तो, और वो रिजल्ट बनता है, तो मे बी दैट इज ऑल्सो ओके विथ यू. बट हर आदमी अलग होता है. तो उसके लिए ये जो आउटसाइडर्स बुक है, ये आउटसाइडर्स है क्योंकि ये अनयूजुअल है. सो मैंने भी काफ़ी सीईओज देखे हैं, काफ़ी कंपनियां देखी है, पर 10 से 20% सीईओ का ये स्टाइल है एम्पावरमेंट का, स्टेप बैक का. काफ़ी और सीईओज होते हैं जिनको हैंड्स ऑन अप्रोच में बहुत कंफर्ट होता है. उनके मे बी वो उनकी डीएनए है, उनका कैपेबिलिटी है, और वो अगर आपके लिए चलता है तो वो भी ठीक है. तो आई तो कम फ्रॉम अ पॉइंट के
जो इफेक्टिव है आपके लिए वो आप कीजिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव है। क्योंकि जहाँ पे सीईओ कंट्रोल ओरिएंटेड होते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी अडॉप्ट अलग, बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एंड ऑर्गेनाइजेशन अडैप्ट्स टू दैट। आप अगर सेंट्रलाइज हो तो खुल के बोलिए कि मेरा ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज है, ऐसे चलेगा, मेरे पास डिसीजन आएगा, वो भी आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग। बट द वर्स्ट इज टू से आई एम डिसेंट्रलाइज एंड एक्ट इन सेंट्रलाइज मैनर, और टू से आई एम सेंट्रलाइज एंड एक्ट इन डी। उसमें ऑर्गेनाइजेशन में केओस हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो आई फील ऑल स्टाइल्स आर गुड एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी फॉर इट। आपने डिक्लेयर कर दिया है तो एडलवाइज में वही, हमने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, हम तो डिसेंट्रलाइज है, एम्पावर्ड ओरिएंटेड है, अच्छे आदमी लोग को बिठा के गाड़ी छोड़ देनी है उनकी। अभी वो करके अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो बहुत केओस होगा। इनफैक्ट एक किस्सा आपको मालूम है रिसेंटली जो हमारे साथ हुआ है, हमारे एडलवाइस के एक एलुमनाई हैं जो बाहर कहीं काम करने गए थे पिछले 2 साल। प्राइमरली कल्चर के कारण वो वापस आना चाहते हैं। आप जानते हैं किसकी बात हो रही है, मैं नाम नहीं लूँगा। कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो चूंकि यहाँ 8-10 साल काम कर चुके थे, एक एम्पावर्ड कल्चर था, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था कि आज क्या कर रहे हो, बैंड्रा से गाड़ी क्यों नहीं ले गए। अब वो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, उन्होंने बाय द वे इस ऑर्गेनाइजेशन में कमाल का टर्न अराउंड किया है, बट कल्चरली अपने आप को फिट नहीं कर पाए कि बॉस रोज पूछ रहा है, ठीक है, और वो लीडरशिप पोजीशन में है, उसको ये नहीं पूछने की जरूरत है कि आज तुम माइम से क्यों नहीं आया, आज तुम बोरीवली क्यों नहीं गए, यू नो, तो वापस आना चाहते हैं। तो एक कल्चरली जो आपने कहा ये बहुत रेलिवेंट हो जाता है। आई एम रियली प्लीज्ड ऑन दैट। और इसमें एटलीस्ट 28 साल एडलवाइस में जो हम लोगों ने किया है, आई हैव लर्न कि एक्चुअली पीपल की नीड बहुत नहीं होती है, उनकी नीड काफ़ी सिंपल है लोगों की नीड। और अगर आप इफ़ यू हायर पीपल विद द राइट नीड फॉर ए ऑर्गेनाइजेशन, सो एडलवाइस में हम तो यही कहते हैं कि 4 चीज़ हम आपको देते हैं, उसके अलावा हम और कुछ दे सकते हैं। एक आपको ग्रोथ देते हैं, वी अट्रैक्ट दोज काइंड ऑफ पीपल कि जिसको ग्रोथ से एनर्जाइज होते हैं, पूरी ऊर्जा आती है, दे आर वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड। द सेकंड वी गिव देम इज अ वैल्यू सिस्टम के लॉन्ग टर्म पेशेंस, क्लीन, क्लाइंट को धोखा नहीं देना है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, क्लीन वे से काम करना है। थर्ड, internal culture which is apolitical and with respect. So Edelweiss में there are a lot of people very smart, but when they can't respect other people, हम उनको बुला के feedback देते हैं, क्योंकि ये क्या है, हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। आपका जो लिफ्ट ऑपरेटर है, आपका जो ड्राइवर है, हर आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए। सो रिस्पेक्ट इज वेरी चीप टू गिव ना, उसमें तो खर्चा नहीं होता है आपको कुछ नहीं। तो अगर क्लीन कल्चर है, ए पॉलिटिकल कल्चर है, क्लीन वैल्यूज है, ग्रोथ है, एंड द फोर्थ इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कॉम्पेंसेशन। अगर ये 4 चीज आप अगर देते हैं तो बहुत 80-85% ऑफ द पीपल आर हैप्पी विद दिस। सो आप उनको अट्रैक्ट कीजिए, ये दीजिए। वी नेवर से दैट वी पे द हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन और द बेस्ट कॉम्पेंसेशन, जी, but it's fair and transparent compensation, but with all of that. In fact, most of the people, when we ask them to put hierarchy कि ये जो 4 चीजें इसमें आपकी preference क्या है, compensation comes third or fourth, growth comes first or second, empowerment, growth, culture, all those things come first or second. क्योंकि एक चीज होता है, लाइक हमने एक एक्सरसाइज की थी एडलवाइस में, जी, where you ask people कि how do you think people decide in a job कि मैं ये जॉब में स्टे करूंगा नहीं करूंगा। एवरीबॉडीज हाइपोथेसिस होती है कि हम रैशनली चूज करते हैं, एकदम मेरी सैलरी क्या है, मेरा प्रमोशन कितने साल में होगा, ये सब बेसिस पे लोग चूज करते हैं। मैंने एक्चुअली आज देम आपने कैसे चूज किया, ऑल द रीजंस आर इमोशनल। सो व्हेन यू आस्क हाउ डू यू थिंक पीपल शुड चूज, they will give you an approach which is more analytical and rational. When you ask how do you choose, it is all emotional. I get a feeling of family, my boss respects me. So ultimately तो job भी एक emotion oriented भी है ना, काम, you have to earn money and all that, but there is a lot of emotion because spending 8 hours in absolutely the company. So we spend a lot of time on the people issues, understanding them, doing that. So I'm very happy, and with that I said we've been very lucky. People front में we've been the most lucky.
और हम हमारी जो भी गलतियां हुई है, जो भी हुई है, ये सब सॉल्व हो जाती है अगर आपके पीपल राइट है तो। अल्टीमेटली कल्चर भी पीपल ही क्रिएट करते हैं, स्ट्रैटेजी भी पीपल ही क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूशन भी पीपल ही क्रिएट करते हैं, कस्टमर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी पीपल के थ्रू ही होता है। मुझे याद है एक बार आपके साथ बैठा था मैं, और आपने शायद एक वीडियो में भी इस बात को का जिक्र किया था कि अजय, नई दुनिया में तुम गणित से नहीं जीत सकते। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म यूज करी थी कि अजय, यू कैन नॉट आउट एनालाइज एनी मोर, यू हैव टू आउट बिहेव द कॉम्पिटिशन। इस पे जरा थोड़ा एलैबोरेट करिए। सो अभी क्या है, ये जो दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रही है, कंप्यूटर पावर इंक्रीज हो रहा है, तो एनालिसिस तो देर आर बेटर स्मार्टर पीपल देन यू कैन एनालाइज इन्फॉर्मेशन। सबसे अल्टीमेटली वो जो हाइपोथेसिस है कि मार्केट में इंफॉर्मेशन इज नाउ अवेलेबल, हर किसी का इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज था जी। 20 साल पहले, 30 साल पहले तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं ली आप। Exactly. कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं मिलती थी। अराउंड 2000 इंफॉर्मेशन बिकेम अवेलेबल टू एवरीबडी, यूनिवर्सल, सबके पास स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आई रिमेंबर जब भी हमने करेज स्टार्ट की थी तो ये तो स्टॉक मार्केट प्राइसेस भी नहीं मिलते थे। रात को 8 बजे वो आपको भाव कॉपी मिलती थी। दैट इज वेयर यू रियलाइज कि आज के प्राइस क्या। अभी तो आपको रियल टाइम CNBC पे दिखता है प्राइस एंड ऑल। सो अभी इंफॉर्मेशन बहुत ईजी हो गई, लेकिन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस वाज एन एडवांटेज। नाउ लास्ट 8-10 साल में आई थिंक एनालिसिस भी अभी बहुत डेमोक्रेटिक हो गई है। कितने अच्छे एनालिस्ट रिपोर्ट, बिल्कुल नए लोग हैं। ये जो इंटरनेट के थ्रू तो यू गेट द बेस्ट ऑफ एनालिसिस। सो आपको इंफॉर्मेशन तो मिल गई, उसका एनालिसिस भी मिल गया। सो इट्स वेरी हार्ड टू आउट एनालाइज। लेकिन ये जो आउट बिहेव होता है, क्योंकि ये जो साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर जो मार्केट की है, जब भी लोग समझते हैं कि आइदर एवरीथिंग इज 100 और जीरो जो होता है, ये तो ये ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट चेंजिंग। तो इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, एनालिसिस बहुत अवेलेबल है, ह्यूमन नेचर इज स्टिल ह्यूमन नेचर। द साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर इज नॉट डजंट चेंज। द पीपल आर मोर इम्पेशेंट। इनफैक्ट वो एक कहावत भी है कि द मार्केट इज द प्लेस where money is transferred from the impatient to the patient. वाह, यस, बिल्कुल। So वो ह्यूमन बीइंग्स की इम्पेशेंस है, हमें जल्दी पहुंचना है, गाड़ी यूं यूं करके लेके जानी है। सो इम्पेशेंस, ग्रीड, फियर, ये सब जो है, ये सब बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये एनालिसिस एस्पेक्ट नहीं है। तो आप कितना भी एनालाइज कीजिए, पेशेंस तो पेशेंस ही है, फेथ तो फेथ ही है। सो आपने सुना होगा इन्वेस्टर, एक उनका नाम है वॉरेन बफेट, सबने सुना। सो ये एक ऐसे इंसान है जो ओमाहा में बैठते हैं, वो न्यूयॉर्क में भी नहीं है, कहीं गांव में। उनके पास कुछ ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल नहीं होता है, स्टॉक टिकट नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, बट ओमाहा बैठ के उन्होंने क्या किया, आउट बिहेव किया है। आउट एनालाइज नहीं किया। आई एम श्योर उनका भी एनालिसिस अच्छा है, बट आजकल तो एनालिसिस हर किसी के पास है। सो आई एम नॉट सेइंग एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं, इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, बट उससे आपको एज नहीं मिलेगी। एज मिलेगी अपने बिहेवियर से जी। जो हम लोग कहते हैं IQ और EQ, राइट। IQ तो अभी हर किसी के पास है। हम तो, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम IQ की है। तो जो आदमी IIT जाता है, IIM जाता है, CA करता है, लॉयर बनता है, वो IQ तो होती है उनकी, लेकिन EQ नहीं होती। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से बात कीजिए, कौन अच्छे लीडर है, उनकी क्या है, इट इज नेवर IQ, इट इज ऑलवेज EQ. So EQ is about behavior, IQ is about intelligence. So I think behavior is much harder and behavior doesn't get easier. ये तो 5000 साल से ह्यूमन बीइंग की ग्रीड एंड फियर, आपने स्टॉक मार्केट के क्रैशेस देखे, 1860 के देखे, 1940 के चला ही आ रहा है, 1929 देखा, यही चलता रहता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, everything else will change around us. So if you understand those aspects and try and create more discipline, more approach to that, you can have an edge. मैं आपसे एक और चीज़ रियल एसेट्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि रोड है, कमर्शियल रियल एस्टेट है, सोलर प्लांट्स हैं, ट्रांसमिशन, ये सारी चीज़ों का आपने एक बिजनेस बनाया है जो क्रेडिट बिजनेस है, रियल एस्टेट। और मुझे याद है एक मीटिंग में आपने ये भी कहा था कि भारत में क्या होगा ना,
सारे रियल एसेट भी फाइनेंशियल एसेट बन जाएंगे। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, ये जो एसेट है, रोड है, होटल है, कमर्शियल बिल्डिंग है, आईटी पार्क है, एयरपोर्ट है, जी। ट्रांसमिशन लाइन है, ये अल्टीमेटली तो फिजिकल एसेट है जी। लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है? कैश फ्लो मिलता है, यील्ड, रेंटल मिलता है। एंड जो मैंने अर्लियर कहा था कि इनकम और यील्ड सब चाहिए। यस। नाउ इनकम और यील्ड आपको, आप जाके अगर आपके पास कैपिटल है तो बैंक में दे दीजिए, बैंक आपको इंटरेस्ट देगी 6%, 7%। और आप अदरवाइज अपने आप जाके एक ऑफिस बिल्डिंग खरीद दीजिए, उसको लीज आउट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको यील्ड और इनकम चाहिए लेकिन साथ में एसेट ओनरशिप भी चाहिए, हाँ। क्योंकि ये जो एसेट ओनरशिप है, इंडिया में एसेट अप्रिशिएट होता है, इन्फ्लेशन है इंडिया में, एसेट अप्रिशिएट होता है। तो ये जो पूरा पैकेजिंग है कि हम एक होटल खरीद के, एक मॉल खरीद के, एक कमर्शियल बिल्डिंग खरीद लिया, एक कुछ रोड ले लिया, उसके टोल मिलते हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ भी मिलता है तो थोड़ा बहुत, लेकिन इनकम मिलती है और आपकी अंडरलाइंग एसेट ओनरशिप है, रियल एसेट है। जो हमारे फंड में जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने फंड में इन्वेस्ट किया, वो फंड ने जाके रोड खरीदे है, वो रोड से इनकम आती है, वो आप इन्वेस्टर्स को देते हैं, उसकी भी यील्ड मिलता है, उनको मिल जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टर अल्टीमेटली अंडरलाइंग रोड खरीद रहे हैं। सो ये एक्चुअली कुछ न्यू नहीं है, स्टॉक मार्केट भी यही है। आपने एक शेयर लिया तो आप कंपनी के टुकड़े ही खरीदा। अपने यू ओन अ पीस ऑफ द कंपनी। But what is the piece of the company? The piece of the cash flow. जी, एब्सोल्युटली। So कंपनी, ये जो स्टॉक होल्ड है, ये जो इक्विटी में तो हुई थी, ये भी एक्सटेंड हो गई कि मैं सेम वे एक होटल का मैं एक छोटा मालिक हूँ, एक आईटी पार्क का छोटा मालिक हूँ। आज आप अगर मार्केट में जाके रीट खरीदते हैं, सो रीट में क्या है? ये रीट आईटी पार्क ओन करती है, आप एक छोटे ओनर हुए। सो अल्टीमेटली दिस इज ओनिंग। ये जो हमारे फंड है वो भी अल्टीमेटली गिव्स यू ओनरशिप, इनडायरेक्ट ओनरशिप। आज आपने एशियन पेंट की एक शेयर ले लिया, यू बिकम एन इनडायरेक्ट ओनर ऑफ वन स्मॉल पार्ट ऑफ द एशियन पेंट। द सेम वे व्हेन यू बाय अ फंड व्हिच ओन्स रियल एसेट, यू बिकम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ रियल एसेट ओनर, एंड उसकी जो यील्ड मिलती है, उसकी जो वैल्यू अप्रिसिएशन होती है, उसके भी आप हकदार हो। तो ये एक नया है और इंडिया में ये एक्चुअली रिक्वायर्ड है, क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, सेविंग्स बड़े हो रहे हैं। आज अगर आपने इक्विटी खरीदी तो वहाँ से आपको इनकम नहीं मिलेगी, यील्ड नहीं मिलेगी, डिविडेंड यील्ड 1%, 2% होती है। अगर आपको 8%, 9%, 10% यील्ड चाहिए तो आपको इधर ही जाना। तो इधर आप बैंक में जाइए, या आप अगर अगर आप एक रियल एसेट वाला फंड खरीद लेते हैं तो आपको उसकी अंडरलाइंग कैश फ्लो भी मिलती है, अंडरलाइंग ओनरशिप भी मिलती है। तो ये एक नया है। ये जो यूएस में तो काफ़ी हुआ है, बाकी कंट्रीज में भी हुआ है। इंडिया में लास्ट 5 साल में ये सब न्यू एसेट क्लासेस है। सो हम अगर इंडिया का मार्केट ग्रो होने वाला है तो एसेट क्लासेस ग्रो होंगे। इंडिया में ओरिजिनली सिर्फ आपके पास बैंक डिपॉजिट थी सिर्फ, फिर कुछ यूटीआई US 64 आया, लेकिन उसके बाद इक्विटी मार्केट आया, फिर आपके पास बॉन्ड मार्केट आया, फिर म्यूचुअल फंड आए, अभी आपके पास रीट है, इनविट है, AIF है। तो हमें नए नए प्रोडक्ट और नए नए इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने हैं, सो दैट द राइट इन्वेस्टर के लिए राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्राइस कैन बी प्रोवाइडेड। क्योंकि our economy 40-50 years ago was like एक लेन की हाईवे थी। जी। अभी आबादी बढ़ गई है, मोर फ्लो हो रहा है, तो एक लेन की हाईवे है, अभी 15-20 लेन की हाईवे। एक AIF का रोड है, एक रीट का रोड है, एक इनविट का रोड है, एक इक्विटी मार्केट का रोड है, एक म्यूचुअल फंड का रोड है, कहीं से भी कैपिटल फ्लो हो सकती है। So as our economy is expanding, it is becoming more and more heterogeneous, more diversified. So ये सब प्रोडक्ट तो क्रिएट होंगे और ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टर की नीड के हिसाब से अगर ये प्रोडक्ट क्रिएट होते हैं, नीड ग्रोथ की हो सकती है, नीड एसेट ओनरशिप की हो सकती है। तो जैसे अभी मार्केट में गोल्ड फंड है, तो आप इधर फिजिकली गोल्ड खरीदिए या जाके गोल्ड ले इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यही है, तो कॉन्सेप्ट यही है सबका। रशेश जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा। और अगली बार आपसे एक और पॉडकास्ट करूंगा, प्योरली बिकॉज ये दार्शनिक भी बहुत हैं, आयरन मैन भागते हैं,
और बहुत अच्छी फिलॉसफी, लाइफ, हाउ टू लिव हेल्दी एंड गुड लाइफ, उसमें चर्चा करेंगे. थैंक यू सो. थैंक यू अजय.